Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics. स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन करेंगे। न्यूटन्स सेकेंड लॉ का हमने तीन फॉर्म बताया था, जब मास और वेलोसिटी दोनों वेरी कर रहा हो, मोस्ट जनरल फॉर्म है। देन केवल मास वेरी कर रहा हो, उसके लिए फार्मूला हमने बताया था F इज इक्वल टू V dm by dt। देन लास्ट केस, when velocity is varying and mass is constant, तो वेलोसिटी वेरी कर रहा तो dv by dt क्या हो जाएगा भाई? एक्सेलरेशन। तो F इज इक्वल टू ma। इस फॉर्म को हम डिस्कस करेंगे, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं। वैसे इन जनरल जब भी न्यूटन सेकेंड लॉ की बात आती है तो स्टूडेंट्स के दिमाग में ये फार्मूला आता है F इज इक्वल टू ma, यानी मास कांस्टेंट है और वेलोसिटी वेरी कर रहा है। तो अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे और कहां पे अप्लाई करेंगे? बेसिकली देखो बेटा, न्यूटन सेकेंड लॉ हम तब अप्लाई करते हैं जब हमको एक्सेलरेशन किसी बॉडी का फाइंड आउट करना हो या किसी सिस्टम का फाइंड आउट करना हो। उस केस में हम न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करते हैं। कैसे अप्लाई करते हैं? तो इसके टोटल 5 स्टेप्स हैं, आपको ऐसे ही लर्न करना है। अदरवाइज जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे बढ़ते जाएंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ कम समझ में आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस के लेवल को इंक्रीज करेंगे, टफ क्वेश्चंस देंगे, तो आप अपने हिसाब से सोचेंगे F इक्वल टू ma लगा दे, वैसे नहीं चलेगा। यही 5 स्टेप्स आपको सारे क्वेश्चंस में फॉलो करना है, ताकि आप टफ क्वेश्चंस में कहीं मुश्किल न फेस करें। फर्स्ट स्टेप क्या? चूज द सिस्टम। अब इसका मीनिंग क्या है बेटा, चूज द सिस्टम? पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, फिर सेकेंड स्टेप में आएंगे। तो सपोज कर लो कोई एक ही बॉडी है जिसपे फोर्स लग रहा है। वो फोर्स एक हो सकता है या एक से अधिक हो सकता है, मल्टीपल फोर्सेस हो सकते हैं। एक ही बॉडी है तो हमारा वो जो सिंगल बॉडी है उसी को हम क्या कहेंगे? सिस्टम कहेंगे। सपोज कर लो एक से अधिक बॉडी है, तो वो बॉडीज जो सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं उनको हम एक सिस्टम ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, अगर कोई सिंगल बॉडी बेटा और इस पे फोर्स अप्लाई किया गया, ये फोर्स लग रहा, ये फोर्स लग रहा, ये फोर्स लग रहा, अब हमको इसका एक्सेलरेशन पूछा जा रहा, तो हमारा यही सिस्टम हो गया, सिंगल बॉडी। लेकिन एक से अधिक बॉडी है, जैसे दूसरा एग्जांपल ले, ये 2 ब्लॉक है और एक स्ट्रिंग से, एक धागा से कनेक्टेड है और इस पे ऐसे फोर्स लगाया जा रहा है। अब हम यहाँ पे देखें तो ये जो स्ट्रिंग है बेटा, अगर कुछ नहीं मेंशन किया तो मासलेस इनएक्सटेंसिबल, मासलेस है यानी इसका मास 0 है, और इनएक्सटेंसिबल है यानी इसका लेंथ इंक्रीज नहीं कर सकता है। तो अगर ये लेंथ चेंज नहीं कर रहा तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वही एक्सेलरेशन इसका होगा। ऐसा हमने क्यों कहा? क्योंकि जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वही इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी आ गया, दोनों का वेलोसिटी सेम होगा। वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गया भाई? एक्सेलरेशन आ गया। तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, तो इस दोनों को एक सिस्टम कंसीडर कर सकते हैं, या इसको अलग सिस्टम कंसीडर करें, इसको अलग सिस्टम कंसीडर करें। अब आपके दिमाग में ये जरूर आ रहा होगा कि 2 बॉडी है तो किस केस में एक सिस्टम कंसीडर नहीं करेंगे, उसका भी हम एग्जांपल देते हैं। तो 2 बॉडी ले रहे हैं, ये
यहां पे एक ब्लॉक है जो एक स्ट्रिंग से बंधा है और स्ट्रिंग एक पुली से पास कर रहा है, और फिर ये दूसरा ब्लॉक है, ये पुली है बेटा। पुली का मतलब, पुली आपने देखा होगा, एक सर्कुलर डिस्क होता है जो कि अपने सेंटर के अबाउट फ्रीली रोटेट कर सकता है। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो इस पुली को फ्रिक्शनलेस अज्यूम करेंगे एंड मासलेस, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। मासलेस नहीं भी अज्यूम करते हो, अगर फ्रिक्शनलेस अज्यूम कर लिए तो फिर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यानी पुली के बारे में कुछ नहीं डिस्कस किया है तो हम क्या मान के चलेंगे, पुली मासलेस है और फ्रिक्शन लेस है। तो जब इसको हम सिस्टम को छोड़ देंगे तो क्या होगा, वेट की वजह से ये डाउनवर्ड्स मूव करेगा और ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अब यहां पे भी दो बॉडी है, लेकिन इनको एक सिस्टम नहीं ले सकते क्योंकि ये सेम एक्सेलरेशन से नहीं मूव कर रहे हैं। एक्सेलरेशन इसका अगर ए हम ले ले डाउनवर्ड्स तो इसका भी एक्सेलरेशन ए होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दोनों के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, तो इसको हम एक सिस्टम कंसीडर नहीं कर सकते। एक और केस हम डिस्कस करते हैं जहां पे सिस्टम हम कंसीडर नहीं कर सकते। जैसे ये दो ब्लॉक ले लें, और एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है, यहां पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। क्या है भाई, ये स्प्रिंग है। तो स्प्रिंग क्या है, कॉम्प्रेस भी हो सकता है, एक्सटेंड भी हो सकता है। तो इस केस में दोनों का एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा, डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, डिफरेंट है। हो सकता है किसी मूवमेंट पे सेम एक्सेलरेशन हो, लेकिन इन जनरल क्या कहेंगे, इनका एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा, तो इसको एक सिस्टम नहीं ले सकते। अब देखो, इसको सिस्टम ले सकते बेटा, लेकिन उस केस में एक्सेलरेशन आएगा सेंटर ऑफ मास का। तो सेंटर ऑफ मास अभी हमने नहीं पढ़ाया है, उसको हम आगे कहीं पढ़ाएंगे, तब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि वहां पे कैसे सिस्टम लेते हैं और सेंटर ऑफ मास क्या होता है। अभी हम लॉज ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ में अलग अलग बॉडी का एक्सेलरेशन निकालना है, हमको सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन नहीं निकालना है, तो हम इसको सिस्टम नहीं कंसीडर कर सकते क्योंकि इनका एक्सेलरेशन अलग अलग है। मतलब क्या हुआ, अगर दो बॉडी है बेटा और उनका एक्सेलरेशन डिफरेंट है, चाहे मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो या डायरेक्शन डिफरेंट हो या दोनों डिफरेंट हो, तो उस केस में दोनों बॉडी को हम एक सिस्टम नहीं ले सकते, क्योंकि उस केस में अगर सिस्टम कंसीडर करोगे तो एक्सेलरेशन किसका आएगा, सेंटर ऑफ मास का, जबकि हमसे पूछा जा रहा दोनों बॉडी का एक्सेलरेशन, इसलिए सिस्टम नहीं ले सकते। एक और केस हम डिस्कस करेंगे बेटा जहां पे हम सिस्टम नहीं ले सकते। ये परफेक्टली स्मूथ सरफेस ले लिया, यहां पे दो ब्लॉक है जो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और यहां फोर्स लगा रहे हैं। इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है और इसके ऊपर भी एक ब्लॉक रखा हुआ है। इस ब्लॉक को नाम दे दे ए बी सी डी। अच्छा, ये ध्यान रखो भाई, किसी भी प्रॉब्लम में अगर फ्रिक्शन मेंशन नहीं किया है तो हम क्या लेंगे, परफेक्टली स्मूथ सरफेस। अभी हमने फ्रिक्शन नहीं पढ़ाया है, तो आगे हम जितने भी न्यूमेरिकल्स करेंगे वहां पे फ्रिक्शन आपको कंसीडर नहीं करना है। आगे जब फ्रिक्शन पढ़ाएंगे बेटा तभी फ्रिक्शन को कंसीडर करना है। अब एग्जाम में क्या होगा भाई, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो वहां पे फ्रिक्शन प्रेजेंट है, वो लैंग्वेज से पता चल जाएगा
तभी आपको फ्रिक्शन कंसीडर करना है, अदरवाइज सरफेसेस को क्या लेना है, स्मूथ लेना है। अब यहाँ पे कंसीडर करें, यहां हम फोर्स लगा रहे हैं। सपोज करो ए और बी, जब इसको हम खींचेंगे बेटा तो बी और डी तो मूव करेगा। अगर सफिशिएंट फ्रिक्शन है तो ए और बी साथ में मूव करेंगे। और सपोज कर लो सी और डी में सफिशिएंट फ्रिक्शन नहीं है तो क्या होगा, सी स्लाइड कर जाएगा। जब इसको तेजी से खींचेंगे तो हो सकता है सी स्लाइड कर जाए और डी पर से गिर जाए। तो ये मूव टुगेदर है। ए और बी अगर मूव टुगेदर है, दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, मूव टुगेदर, तो इस दोनों को हम सिस्टम ले सकते हैं। ए और बी अगर एक साथ मूव कर रहे हैं तो हम ए और बी को एक सिस्टम ले सकते हैं। सी और डी साथ में नहीं मूव कर रहे हैं, डू नॉट मूव टुगेदर। सी और डी साथ में मूव नहीं कर रहे हैं तो सी और डी को एक सिस्टम नहीं ले सकते। अब ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो बी और डी को तो सिस्टम ले सकते हैं क्योंकि सेम एक्सेलरेशन होगा, और ए और बी एक दूसरे के ऊपर स्लाइड नहीं कर रहे हैं, यानी जो बी का एक्सेलरेशन होगा वही ए का एक्सेलरेशन होगा। तो ए और बी को भी सिस्टम ले सकते हैं, यानी ए कॉमा बी कॉमा डी, इस तीनों को एक सिस्टम ले सकते हैं या इनके कॉम्बिनेशन को सिस्टम ले सकते हैं। जैसे ए और बी को अलग सिस्टम ले लिया एंड डी को अलग सिस्टम ले लिया। तो यहां पे चूज द सिस्टम कहने का ये मतलब है। अब सिस्टम कैसे चूज करेंगे, कब बी और डी को सेम सिस्टम लेना है, कब अलग अलग लेना है, वो न्यूमेरिकल्स के थ्रू, प्रॉब्लम्स के थ्रू हम डिस्कस करेंगे। अब आते हैं हम सेकेंड स्टेप पे भाई। सेकेंड स्टेप क्या कह रहा है बेटा, ड्रॉ एफ बी डी। एफ बी डी मीन्स फ्री बॉडी डायग्राम। इसको हमने पिछले लेक्चर में भी इसका फुल फॉर्म मेंशन किया होगा। अब फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब ये होता है बेटा कि जिस बॉडी को हम सिस्टम ले रहे हैं उस पे जितने भी फोर्स लग रहा है उनको प्रॉपरली शो करना। जैसे सपोज कर लो एक ब्लॉक है और इस पे 20 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है, इसका मास हम 10 kg सपोज कर ले। क्या भाई, 10 kg मास, 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो अब इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना होगा तो हम केवल ब्लॉक को ड्रॉ करेंगे। ये ब्लॉक को हमने ड्रॉ कर लिया, इसका जहां भी कोई कनेक्शन है, कांटेक्ट है, उसको हम शो नहीं करेंगे। जैसे ग्राउंड के साथ कांटेक्ट है तो ग्राउंड को हमको शो नहीं करना है। आप शो करना चाहते हैं तो शो कर सकते हैं, लेकिन एफबीडी में हम दूसरे सरफेसेस या बॉडी जो कांटेक्ट में है उनको हम शो नहीं करते हैं। पहला तो ये स्टेप हो गया। दूसरा, इस पे जो फोर्सेस लग रहा है वो शो करना। तो कुछ फोर्स तो जो प्रॉब्लम में दिए होंगे वो तो दिख रहा होगा आपको, उसके अलावा भी फोर्सेस लग रहे होंगे बेटा। जैसे इसका वेट mg सेंटर पे लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, ये 100 न्यूटन हो गया। देन नॉर्मल रिएक्शन, इस पे नॉर्मल रिएक्शन रिएक्ट कर रहा होगा, ये कैपिटल N हो गया। इसी को हम कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। एक आध और एग्जांपल लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल के थ्रू हम दिखाएंगे बेटा, उससे आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसे ड्रॉ करते
एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। जैसे सपोज करो यहां पे एक परफेक्टली स्मूथ टेबल है और एक ब्लॉक रखा हुआ है जो स्ट्रिंग से बंधा है और स्ट्रिंग इस पुली से पास कर रहा है, और फिर यहां पे दूसरा ब्लॉक है 5 kg 10 kg। अब अगर हमको 10 kg का FBD ड्रॉ करना है, 10 kg का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे भाई? यहां पे कहीं हमने मास लिख दिया 10 kg। फोर्सेस क्या लग रहे होंगे? तो यहाँ पे टेंशन लग रहा होगा, जो स्ट्रिंग है वो टेंशन लगा रहा होगा। टेंशन किधर लगेगा भाई? अवे फ्रॉम द बॉडी अलोंग द ब्लॉक, अवे फ्रॉम द बॉडी अलोंग द स्ट्रिंग, तो ये टी हमने दिखा दिया। दूसरा ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में तो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। तीसरा ग्रेविटेशनल फोर्स यानी वेट लग रहा होगा, दैट इज 100 न्यूटन। ये याद रखना बेटा, ये जो एन है ये न्यूटन का सिंबल है और ये एन नॉर्मल रिएक्शन का सिंबल है। तो ये हो गया हमारा 10 kg का फ्री बॉडी डायग्राम। अब इस 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम करें तो ये 5 kg का ब्लॉक है। हमको क्या करना है? जिसके भी साथ कांटेक्ट में उसको शो नहीं करना है। जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग है तो उस स्ट्रिंग को हम शो नहीं करेंगे। अब फोर्सेस क्या क्या इस पे लग रहे हैं? तो एक तो इसका वेट लग रहा होगा mg, दैट इज 50 न्यूटन, और दूसरा क्या लग रहा होगा भाई? टेंशन। ये स्ट्रिंग टेंशन लगा रहा होगा, और टेंशन कैसे लगेगा? अवे फ्रॉम द बॉडी अलोंग द स्ट्रिंग, बॉडी से अवे, बॉडी से दूर की तरफ, और स्ट्रिंग के अलोंग, तो स्ट्रिंग के अलोंग, स्ट्रिंग इधर है तो इस डायरेक्शन में लगेगा टी। चूंकि ये स्ट्रिंग मासलेस है तो हर जगह टेंशन क्या होगा? सेम होगा, तो यहाँ टी है तो यहाँ भी टी होगा। सो दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम FBD। इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं बेटा। इसके और भी ढेर सारे एग्जाम्पल्स आएंगे जब हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, तो वहां भी आप सीखेंगे कि फ्री बॉडी डायग्राम को हम कैसे ड्रॉ करते हैं। चलो भाई, अब आगे फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकेंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप आया, मार्क द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। यानी आप जिस भी डायरेक्शन में फील करते हैं कि बॉडी का एक्सेलरेशन होगा, उस डायरेक्शन को मार्क करना है। तो इस थर्ड स्टेप को दिखाते बेटा, ये तीनों स्टेप एक साथ एक प्रॉब्लम में हम दिखा रहे हैं। जैसे सपोज करो ये परफेक्टली स्मूथ सरफेस है और यहां पे 10 kg का ब्लॉक है, एक फोर्स इसके ऊपर लग रहा है 100 न्यूटन 37 डिग्री पे। अब ये जितने भी स्टेप है सारे स्टेप हम इस प्रॉब्लम में करके दिखा रहे हैं, और फिर इसके बाद हम क्वेश्चंस देना स्टार्ट करेंगे। सो पहला स्टेप, चूज द सिस्टम। तो एक ही बॉडी है, उसी को हम सिस्टम लेंगे। दूसरा स्टेप, ड्रॉ FBD, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम, यानी इस पे जो भी फोर्सेज लग रहे हैं उनको शो करना। तो एक तो फोर्स ये प्रॉब्लम में दिया हुआ है, लेकिन उसके अलावा क्या क्या फोर्स लगेगा भाई? एक इसका वेट mg यानी 100 न्यूटन, ये डाउनवर्ड्स लग रहा होगा, और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कहां पे लगता है बेटा? बॉडी जिस सरफेस के साथ कांटेक्ट में वहां पे लगता है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन होगा। अभी हम जितने प्रॉब्लम्स करेंगे नॉर्मल रिएक्शन बॉडी के सेंटर से पास करता हुआ दिखाएंगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है।
आगे कुछ चैप्टर्स में जब रोटेशनल मोशन करेंगे बेटा वहां पे दिखाएंगे बॉडी जो नॉर्मल रिएक्शन है वो सेंटर पे लगना जरूरी नहीं है। 99% स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन सेंटर से पास करता है, ये गलत है। तो नॉर्मल रिएक्शन ये 3 फोर्स लग रहे होंगे, इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, यानी हमारा सेकेंड स्टेप हो गया एफबीडी। अब थर्ड स्टेप करा मार्क द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो इसके एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, तो ये इसी सरफेस के अलोंग मूव करेगा, यानी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये होगा। बस आपको एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मार्क करके और कुछ एक्सेलरेशन हम सपोज करके रख देंगे, यानी एक्सेलरेशन हमने ए सपोज कर लिया। अब मान लो 2 बॉडी है और दोनों का सेम एक्सेलरेशन है, तो दोनों एक्सेलरेशन को ए और ए लिखेंगे। मान लो 2 बॉडी है और उनका एक्सेलरेशन अलग अलग है, जैसे स्प्रिंग के केस में हमने कहा था, तो एक का एक्सेलरेशन a1 ले लेंगे, दूसरे का एक्सेलरेशन a2 ले लेंगे। 3 बॉडी है, डिफरेंट एक्सेलरेशन है a1, a2, a3, इस तरीके से हम करेंगे। तो ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप, मार्क द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। अब फोर्थ स्टेप क्या है बेटा, रिजॉल्व द फोर्सेज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। यानी जितने भी फोर्सेज हैं उनका 2 ही डायरेक्शन होना चाहिए बेटा, या तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में ही वो फोर्स होने चाहिए, या तो एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होने चाहिए। तो यहाँ पे एन और एम जी को देखें तो एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। अब इसको हम देखें 100 न्यूटन, तो ये न तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में है, न तो एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में होने का मतलब क्या होता है बेटा, कि वो एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में उधर भी हो सकता है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो ये न तो एक्सेलरेशन के लॉन्ग है न तो परपेंडिकुलर, तो इसको रिजॉल्व करना होगा। ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, इनको रिजॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि रिजॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है। तो इसको रिजॉल्व करें तो इधर कंपोनेंट आ जाएगा 100 cos 37। cos 37 क्या होता है भाई, 4/5, 37 और 53 बड़ा ही इंपॉर्टेंट एंगल है, इनके साइन और कॉस को हमेशा याद रखिए। तो 4/5 यानी ये 80 न्यूटन हो जाएगा। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या होगा, तो इधर हो जाएगा sin 37 यानी 3/5, 60 न्यूटन। ये हो गया हमारा फोर्थ स्टेप, रिजॉल्व द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। अब फिफ्थ स्टेप में आते बेटा, ये लास्ट स्टेप है, अप्लाई F इज इक्वल टू ma इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो पहले हम फार्मूला लिख दें बेटा, F इज इक्वल टू ma। अब सिस्टम का मास तो लिखना एकदम आसान है भाई, जनरली आप यहीं से स्टार्ट करिए, राइट से लिखना, क्योंकि ये लिखना आसान होता है। तो m कितना है, 10 kg, और ये हमको फाइंड आउट करना है। अब F कैसे लिखें, उसके लिए नोट में हमने 3 पॉइंट्स लिखाए हुए हैं, ठीक है। तो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज टेकन एज पॉजिटिव। एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा उसको क्या लेंगे भाई, पॉजिटिव, यानी 80। सेकेंड स्टेप, फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज टेकन एज नेगेटिव, यानी एक्सेलरेशन इधर है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा होता तो उसको निगेटिव लेते। सपोज कर लो एक फोर्स हम दिखा देते, इधर लग रहा 20 न्यूटन,
तो इसको क्या लेंगे भाई -20, क्योंकि एक्सेलरेशन के अपोजिट है। थर्ड स्टेप, फोर्स परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट, यानी एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर जो फोर्सेस होते बेटा उनको कंसीडर नहीं करेंगे, यहाँ पे हम नहीं दिखाएंगे। उसका रीजन ये है कि दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं, तो ये n और mg वेक्टर क्वांटिटी है एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर, तो इन दोनों फोर्सेस का इस एक्सेलरेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये mg कितना भी हो, नॉर्मल रिएक्शन कितना भी हो, एक्सेलरेशन चेंज नहीं करने वाला। रीजन क्या है, ये दोनों वेक्टर एक्सेलरेशन वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ये हमारे 5 स्टेप है। नोट को जरूर ध्यान रखना बेटा, फोर्स जो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में लग रहे होंगे पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे होंगे नेगेटिव, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो लग रहे होंगे उनको हमको फार्मूले में नहीं लेना है, ये हमारा कहने का मतलब है। तो अब इसको मिटा देते भाई और क्वेश्चन स्टार्ट करते बेटा। यहाँ ये पार्ट भी हम हटा दे रहे हैं क्योंकि ये आपके दिमाग में होगा और इसको आपने नोट कर लिया होगा। नोट्स बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट बेटा, अगर नोट्स नहीं बनाया आपने फिजिक्स में तो आपने कुछ नहीं सीखा, क्योंकि लास्ट में जब आपको रिवीजन करना होगा बेटा तो जो हम लेक्चर दे रहे हैं ये पूरा लेक्चर आप दोबारा नहीं देख सकते हैं, ये किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए देख सकते हैं जहां पे कंफ्यूजन हुआ फिर से एक बार देख लिया, लेकिन पूरा का पूरा लेक्चर नहीं देखा जा सकता, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि आपके पास 3 सब्जेक्ट है बेटा, तीनों सब्जेक्ट में इक्वल टाइम देना होगा। तो अब प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कैसे करें, यहां से स्टार्ट करते हैं, सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और जैसा हमने कहा आपको ये नहीं कि एकदम आसान क्वेश्चन दे दें तो आपको अरे यार ये बहुत हल्का, बिना ये स्टेप देखे आपने सॉल्व कर दिया, वो कर तो लेंगे लेकिन इन स्टेप्स का प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा, कठिन क्वेश्चंस आपको फिर समझ में नहीं आएगा। तो लेते भाई क्वेश्चन नंबर 1। पहले हम कुछ प्रॉब्लम्स सिंगल बॉडी पे कर रहे हैं, फिर एक से अधिक बॉडी का स्टार्ट करेंगे। तो दिस इज अ ब्लॉक 10 kg का है, इस पे 100 न्यूटन फोर्स, यहां हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पे लग रहा और एक फोर्स ऐसे लग रहा 100 न्यूटन का 53 डिग्री पे। हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बन रहा है 53। अब इन दोनों फोर्सेस में डिफरेंस थोड़ा समझो बेटा, ये फोर्स क्या कर रहा है पुल कर रहा है, ये फोर्स क्या कर रहा है पुश कर रहा है। इस फोर्स का 100 न्यूटन का टेल यहाँ पे है, यानी इसको रस्सी से ऐसे खींचा जा रहा होगा। इस फोर्स का हेड यहाँ पे, यानी इसको पुश कर रहा है ऐसे, भाई ऐसे धक्का दे रही है बॉडी और इसको ऐसे धक्का दिया जा रहा है, फोर्स यहीं पे लग रहा है। ये हमारा प्रॉब्लम है, जैसा हमने पहले ही कहा अभी फ्रिक्शन नहीं पढ़ा तो फ्रिक्शन कहीं भी कंसीडर नहीं करना है। वैसे एग्जाम में भी आएगा तो आपको फ्रिक्शन कंसीडर नहीं करना होगा क्योंकि फ्रिक्शन हमने मेंशन नहीं किया है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक and normal acting on it।
दो प्रॉब्लम हमने दिया बेटा, एक तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है, दूसरा इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन क्या लग रहा ये फाइंड आउट करना है। सो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, एक एक स्टेप करते जाए। यहां पे हम दिखा रहे हैं चूज द सिस्टम, तो एक ही बॉडी है, यही हमारा क्या हो गया, सिस्टम हो गया। दूसरा ड्रॉ एफ बी डी, तो जो फोर्सेस यहाँ पे दिख रहे हैं वो तो करेक्ट है, उसके अलावा क्या क्या फोर्सेस है भाई, इसको हम दिखा लेते हैं। तो एक फोर्स एम जी, मास 10 kg यानी 100 न्यूटन, ये यहाँ पे लग रहा होगा ऐसे। इसके अलावा नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे लग रहा होगा ऐसे, एन। ये हो गया हमारा फ्री बॉडी डायग्राम। थर्ड स्टेप, मार्क द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा भाई, टुवर्ड्स राइट। वैसे आप टुवर्ड्स लेफ्ट ले लोगे तो आंसर गलत नहीं आएगा बेटा, बस वो एक्सेलरेशन निगेटिव आ जाएगा, और निगेटिव का मतलब जो हमने डायरेक्शन चूज किया उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। लेकिन ये तो कंफर्म है किसी सरफेस के अलोंग चलेगा, भाई ऐसा तो नहीं होगा कि वो जमीन तोड़ के अंदर घुस जाएगा, ये तो नहीं होने वाला। अच्छा, फिर ये आसमान में उड़ जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो इसका मतलब हुआ क्या, ये मूव करेगा सरफेस के अलोंग, और सरफेस के अलोंग मूव करेगा तो दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है, टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट। क्योंकि वो खींच रहा तो उसके हिसाब से टुवर्ड्स राइट जाना चाहिए, और ये पुश कर रहा तो इसके भी हिसाब से टुवर्ड्स राइट जाना चाहिए, इसलिए हमने इसको क्या ले लिया, टुवर्ड्स राइट। लेकिन इसको इधर पुल कर रहा होता और ये इधर पुल कर रहा होता बेटा, तो दो पॉसिबिलिटी थी, हो सकता टुवर्ड्स राइट जाता, हो सकता टुवर्ड्स लेफ्ट जाता, हो सकता है हवा में भी उड़ सकता था, क्योंकि अगर वर्टिकल कंपोनेंट वेट से ज्यादा होता तो क्या होता, ये हवा में उड़ जाता। तो उस टाइप से वहां पे हम देखेंगे। तो यहाँ पे टुवर्ड्स राइट होगा, तो हमने एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मार्क कर लिया और ए लिख दिया एक्सेलरेशन। ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप, resolve the forces in the direction of acceleration and perpendicular to direction of acceleration। तो रिजॉल्व करते हैं, इस 100 न्यूटन का इधर कंपोनेंट क्या आएगा भाई, 80 न्यूटन, और इधर वाला कंपोनेंट क्या आएगा, 60 न्यूटन। ठीक है, अब इसको रिजॉल्व करें। रिजॉल्व जब भी किसी फोर्स को करते या वेक्टर को करते बेटा, तो टेल पे उन कंपोनेंट्स को दिखाते, ये हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ पे टेल पे हम दिखाएंगे, एक कंपोनेंट ये होगा, एक कंपोनेंट ये होगा, लेकिन ये दोनों फोर्सेज लगेंगे यहीं पे, ये ध्यान रखना। हम कंपोनेंट को क्या करेंगे, टेल पे दिखाएंगे, यहाँ पे दिखाएंगे, लेकिन ये दोनों कंपोनेंट कहाँ लग रहे होंगे, यहाँ पे, जहाँ पे हेड है वहीं पे लग रहे होंगे। तो ये 53 डिग्री होगा बेटा, तो ये 53 डिग्री हुआ, 53 cos 53 3/5 होता है, यानी ये हो गया 60 न्यूटन, और ये हो गया 80 न्यूटन। चलो भाई, तो ये फोर्थ स्टेप हो गया। अप्लाई F इज इक्वल टू एम ए। इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं एक्सेलरेशन निकालने के लिए। पहले हमने आराम से फॉर्मूला लिख दिया, F इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू, राइट साइड वाला टर्म बड़ा आसान है बेटा, हम जनरली पहले उसी को लिखते हैं जो चीज आसान होता है। तो 10A, यही A हमको निकालना। अब फोर्स लिखना है, तो फोर्स कैसे लिखना है, ये 3 पॉइंट हमने दिया था, एक पॉइंट ये रहा, 2 पॉइंट हमने मिटा दिया। तो जो फोर्स एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में वो पॉजिटिव, देखो क्या क्या फोर्स एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, एक ये 80 न्यूटन एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, और एक ये 60 न्यूटन एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में। तो दोनों को हम क्या लेंगे भाई, पॉजिटिव लेंगे। तो 80 प्लस 60,
दूसरा पॉइंट था फोर्स एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज टेकन एज नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में कहीं कोई फोर्स नहीं है। थर्ड पॉइंट था फोर्स परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट। टेकन इनटू अकाउंट कौन था? आर नॉट कंसीडर्ड, उनको कंसीडर नहीं करेंगे। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखें, ये 100 न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन, ये 60 न्यूटन और ये 80 न्यूटन, इनको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो हमारा स्टेप ये पूरा हो गया बेटा। 140 न्यूटन इज इक्वल टू 10A, यानी A इज इक्वल टू क्या हो गया? 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सेकेंड पार्ट इसका करते हैं, नॉर्मल एक्टिंग ऑन द बॉडी। इस बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन कितना एक्ट कर रहा है? तो वाई डायरेक्शन में हम दो तरीके से सोच सकते बेटा। एक तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0, इसका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या हो गया? 0 हो गया। यानी वर्टिकल डायरेक्शन में बॉडी क्या है? इक्विलिब्रियम में है। बॉडी क्या है? इक्विलिब्रियम में है। भाई वर्टिकल डायरेक्शन में अगर यही फार्मूला लगाएंगे तो ए को 0 लिख देंगे ना। और हमने पहले पढ़ाया भी है इक्विलिब्रियम में, अगर बॉडी का एक्सेलरेशन 0 हो तो बॉडी क्या होता है? इक्विलिब्रियम होता है। अब यहाँ थोड़ा सा डीप में हम जा रहे बेटा। यहाँ एक्सेलरेशन तो है लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, तो उधर इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। लेकिन वाई डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में देखें तो क्या होगा? ये तो ऐसा नहीं कि जमीन तोड़ के नीचे जा रहा है या हवा में जा रहा है। इसका मतलब वाई डायरेक्शन में क्या है? इक्विलिब्रियम में है। और वाई डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स क्या होगा? वाई डायरेक्शन में 0 होगा। यानी अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो अपवर्ड फोर्स क्या क्या लग रहा है बेटा? ये 60 न्यूटन अपवर्ड फोर्स लग रहा है और नॉर्मल रिएक्शन, दो अपवर्ड फोर्स लग रहे हैं। एक तो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है और दूसरा 60 न्यूटन, ये अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो 60 न्यूटन इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स क्या क्या लग रहा है? तो एक ये 100 न्यूटन और दूसरा ये 80 न्यूटन। 100 प्लस 80। भाई नेट फोर्स 0 होगा वर्टिकल डायरेक्शन में, मतलब क्या हुआ? नेट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स। अगर हम लिखते तो इसको पॉजिटिव लेते, इसको नेगेटिव लेते, इसका टू 0, तो नेगेटिव वाला इधर जाएगा तो ये आ जाएगा। तो 80 न्यूटन आएगी बेटा। तो सॉल्व करें तो एन नॉर्मल रिएक्शन कितना आ गया बेटा? 120 न्यूटन। यहाँ पे हमने नॉर्मल रिएक्शन जानबूझ के पूछ लिया क्योंकि जनरली स्टूडेंट के दिमाग में क्या होता है बेटा? नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg। ऐसा कभी नहीं होता है। सर्टेन कंडीशंस में जनरली आप लोग जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वहां पे नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर हो जाता है, क्योंकि जो भी फोर्सेज लग रहे होते हैं वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और प्लेन हॉरिजॉन्टल होता है, तो नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर हो जाता है। इंक्लाइन प्लेन पे देखें तो जनरली नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा के बराबर हो जाता है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन आप ये दिमाग में याद रखिए, ऐसा हमेशा नहीं होता है। नॉर्मल रिएक्शन के निकालने का एक ही मेथड है, परपेंडिकुलर टू प्लेन बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा और इक्विलिब्रियम का कंडीशन लगा के आप उसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो गया भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते बेटा। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या देखते हैं?
ये कैसे इंक्लाइन प्लेन है, दिस एंगल इज 37 डिग्री, ये एक जनरल केस लेते बेटा क्योंकि ये रिजल्ट याद होना बहुत जरूरी है। ये एंगल थीटा है, यहां पे एक ब्लॉक रखा है मास m का। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड acceleration of block and normal reaction acting on it। इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या और इस पे नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो स्टेप्स यही 5 लगने बेटा। चूज द सिस्टम, एक ही बॉडी है तो यही सिस्टम हो गया। ड्रॉ एफबीडी, तो एफबीडी दिखाते हैं, एफबीडी में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो हमको दिखाना है। तो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स तो दिखाया नहीं, बाहर से कोई फोर्स हमने नहीं लगाया प्रॉब्लम में। तो वेट काम कर रहा होगा mg और नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये दो फोर्सेज हो गए। थर्ड, मार्क द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन किधर होगा भाई, इसी इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग ए, ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हो गया। थर्ड, रिजॉल्व द फोर्सेज, तो दो ही फोर्स है, एन तो ए के परपेंडिकुलर है तो उसको रिजॉल्व करेंगे नहीं, mg को रिजॉल्व करेंगे क्योंकि न तो परपेंडिकुलर है न तो अलोंग है। तो mg का दो कंपोनेंट आएगा बेटा, एक एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर और एक अलोंग। अब अगर हम देखें ये एंगल थीटा बेटा, तो ये वाला जो एंगल होगा वो थीटा होगा। हमने एल्जेब्रिक फॉर्म में क्वेश्चन को इसलिए दिया ताकि ये रिजल्ट आपको याद रहे। ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल ये नीचे बढ़ा दो, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये क्या होगा थीटा हो जाएगा। एंगल थीटा हो गया। सिंपल जियोमेट्री आप अपने से एनालाइज कर सकते हो। तो ये थीटा होगा बेटा, तो इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा mg cos थीटा, सो दिस इज mg cos थीटा and this is mg sin थीटा। ये हो गया भाई। तो फोर्स भी रिजॉल्व कर लिया। पांचवा स्टेप, अप्लाई एफ इक्वल टू एम ए, तो इसको अप्लाई करते बेटा। दो पार्ट था हमारा, एक तो एक्सेलरेशन निकालना, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन। तो F इज इक्वल टू एम ए, पहले हमने फार्मूला लिख दिया। अब ये एम ए तो ऐसे ही रहेगा, मास m, एक्सेलरेशन a निकाला। F क्या लिखे भाई, तो फोर्स जो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में लग रहा है वो पॉजिटिव, वो कितना लग रहा है mg sin थीटा, यानी m g sin थीटा। सेकेंड स्टेप था एक्सेलरेशन, अपोजिट टू एक्सेलरेशन इज टेकन एज नेगेटिव, अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। थर्ड था फोर्स परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन आर नॉट कंसीडर, दो परपेंडिकुलर फोर्स है उनको कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, m और m कैंसिल आउट हो गया, यानी a इक्वल टू क्या हो गया g sin थीटा, ये इसका एक्सेलरेशन होगा। मतलब क्या होगा बेटा कि स्मूथ सरफेस, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे कोई ब्लॉक रख दें तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा g sin थीटा होगा, चाहे उसका मास कुछ भी हो। भाई मास इंडिपेंडेंट आ गया ना, मास कैंसिल आउट हो गया, तो सेम एक्सेलरेशन होगा g sin थीटा। अब नॉर्मल रिएक्शन पे आते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे,
परपेंडिकुलर टू द प्लेन बॉडी इक्विलिब्रियम में, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अब आप कहेंगे कि सर आप कैसे जानते कोई एक्सेलरेशन नहीं है? यार इस बॉडी का अगर परपेंडिकुलर टू द प्लेन एक्सेलरेशन होगा तो या तो इधर होगा या तो इधर होगा यानी बॉडी इस सरफेस को तोड़ के अंदर जा रहा है, और इधर होगा यानी हवा में उड़ गया। तो ऐसा तो प्रॉब्लम में दिया नहीं है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। या फिर आप यहां से भी सोच सकते हैं, हमने एक्सेलरेशन प्लेन के लॉन्ग क्या लिया है? ए। अब इस एक्सेलरेशन का हम कंपोनेंट देखें इस डायरेक्शन में, एन के डायरेक्शन में, तो ये 90 डिग्री है, तो ए cos 90, और ए cos 90 क्या होगा? जीरो होगा। तो उधर एक्सेलरेशन क्या हो गया? जीरो हो गया। तो इक्विलिब्रियम में होगा यानी जो जितना फोर्स इधर लग रहा है और जितना फोर्स इधर लग रहा है वो क्या होंगे? इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो n इज इक्वल टू mg cos थीटा। और यही अभी हमने कुछ देर पहले बताया था बेटा कि इंक्लाइंड प्लेन पे नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा होता, लेकिन ये हमेशा जरूरी नहीं बेटा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे और वो mg cos थीटा नहीं आएगा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस में ये रिजल्ट यूजफुल होंगे। आपको ये रिजल्ट याद होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा खूबसूरत सा क्वेश्चन देते बेटा, थोड़ा सा टिपिकल, कठिन। जिसको तुम कठिन कहते हो हम उन्हीं क्वेश्चंस को खूबसूरत क्वेश्चंस कहते हैं, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। तो एक ब्लॉक है यहाँ पे 10 kg का, और ये एंगल हमने ले लिया 37 डिग्री। अब इस पे एक्सटर्नल फोर्सेस इस केस में हम दिखा देते। एक तो इस पे फोर्स लग रहा भाई इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन। दूसरा फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर लग रहा है। ये याद रखो बेटा, ये हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बनाया, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा 50 न्यूटन। और तीसरा फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर लग रहा है। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भाई थोड़ा सा लाइन ऊपर नीचे हो गया होगा, तो ऐसा मत सोचना कि इंक्लाइंड है। हम बोल रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और ये 100 न्यूटन। फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या। सेकेंड क्वेश्चन नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। ये दो चीजें हमको करनी है बेटा, वही 5 स्टेप लगाने हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। सो ये जो दूसरे फोर्सेस है बेटा उसको हम दूसरे कलर से दिखा रहे हैं। एक तो mg लग रहा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, और वो कितना हो जाएगा 100 न्यूटन। दूसरा क्या हो जाएगा भाई नॉर्मल रिएक्शन n। ये दो फोर्स हो गए जो एडिशनल फोर्सेस है, बाकी तो ये 3 फोर्स लग रहा है। सेकेंड स्टेप ये एफबीडी हमने ड्रॉ कर लिया। सेकेंड मार्क द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मार्क कर देते हैं।
एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा बेटा? हमको नहीं पता, हम इधर ले रहे हैं, अलोंग द प्लेन, अलोंग द प्लेन हमने ले लिया। हो सकता है ये ऊपर भी जा रहा हो बेटा, हो सकता है कि ये ऊपर भी जा रहा हो, लेकिन हमने अलोंग द प्लेन ले लिया। अगर ऊपर जा रहा होगा तो ए हमारा नेगेटिव आ जाएगा। ए नेगेटिव आने का मतलब ए का जो मैग्नीट्यूड है वो सही है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गया? अपोजिट हो गया। चलो भाई, अब नेक्स्ट स्टेप क्या आ गया? रिजॉल्व द फोर्सेस। तो देखो, हमको रिजॉल्व किसको किसको करना? एन तो ए के परपेंडिकुलर है, उसको रिजॉल्व करेंगे नहीं। बाकी चारों फोर्स रिजॉल्व कर नहीं, ये 20 भी रिजॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन के अलोंग ही अपोजिट डायरेक्शन में। ये तीन फोर्स रिजॉल्व करेंगे बेटा, ये और ये, इन तीनों को रिजॉल्व करना होगा। तो इसको रिजॉल्व करें तो इधर इसका कंपोनेंट क्या आ जाएगा भाई? ये 37 है, तो ये एंगल क्या होगा? 37 होगा, और ये 37 होगा, तो ये क्या हो गया? mg cos थीटा, cos 37 4/5, यानी ये हो गया 80 न्यूटन। और इधर अलोंग द प्लेन 60 न्यूटन। ये हो गया भाई। अब इस 50 न्यूटन को रिजॉल्व करेंगे बेटा, तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में हमको रिजॉल्व करना है। क्या करना है भाई? एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है, और एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो ये एक ये हो गया, और दूसरा ये डायरेक्शन हो गया। तो ये रिजॉल्व तभी कर पाएंगे जब हमको ये एंगल पता हो या ये एंगल पता हो। तो ये देखो क्या है, ये इसी प्लेन के पैरेलल है बेटा, ये इसी प्लेन के पैरेलल है, और ये भी हॉरिजॉन्टल, ये भी हॉरिजॉन्टल, यानी ये 37 डिग्री है। तो ये क्या हो गया भाई? 37 डिग्री होगा, और ये 37 होगा, तो इधर 50 cos 37, cos 37 4/5, यानी ये 40 न्यूटन आ गया, 40। और ये कितना हो जाएगा भाई? 30 न्यूटन। सो दिस इज 30। अब इस 100 न्यूटन को रिजॉल्व करें, तो 100 न्यूटन का दो कंपोनेंट बनेगा बेटा, एक इस डायरेक्शन में बनेगा, दूसरा इस डायरेक्शन में बनेगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो यहां पे ये हॉरिजॉन्टल और इस प्लेन के अलोंग ये लग रहा है, यानी ये 37 डिग्री होगा, और ये 37 डिग्री होगा। तो 100 का इधर cos 37 जाएगा, और cos 37 कितना हो गया बेटा? 80 न्यूटन। तो इधर 80 न्यूटन लगेगा, और इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में 60 न्यूटन, sin 37 60 न्यूटन। ये हो गया हमारा रिजॉल्व द फोर्सेस। अब फिफ्थ स्टेप करते हैं, F = ma अप्लाई कर लेते हैं भाई। तो F = ma, मास कितना दिया बेटा? 10 kg, एक्सेलरेशन a, वही हमको निकालना है। फोर्सेस लिखने के लिए 3 स्टेप। एक फोर्स जो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में लग रहा है, पॉजिटिव, तो ये देखो, ये दो फोर्स है बेटा, ये एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये क्या हो गया? 460 प्लस 40। देन एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहे हैं, यहां देखो। तो ये दोनों क्या होगा? निगेटिव, -20 -80, माइनस कितना? 80। तो अलोंग और एक्सेलरेशन के डायरेक्शन अपोजिट हो गया। बाकी फोर्स देखे, 1 2 3 4, ये क्या है? एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर है, इनको कंसीडर नहीं करेंगे। ये टोटल निकाला बेटा, 0 आ गया।
इज इक्वल टू 10a, यानी a इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा 0 होगा। अब नॉर्मल रिएक्शन निकालें, तो नॉर्मल रिएक्शन के लिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है, यानी जो इधर का फोर्स है और इधर का फोर्स ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे। तो n प्लस 30 इज इक्वल टू 60 प्लस 80। सो n इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 110 न्यूटन। ये mg cos थीटा के बराबर नहीं आया, mg cos थीटा तो यही है, ये आ गया 110 न्यूटन। तो ऐसा कभी मत सोचो कि n इक्वल टू mg cos थीटा होता, वो तभी होगा जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेटा, इसके बाद हम क्लास खत्म करेंगे। आज के क्लास में हमने सिंगल बॉडी कंसीडर किया, जो नेक्स्ट क्लास लेंगे बेटा उसमें मोर देन वन बॉडी हम डिस्कस करेंगे, यानी एक से अधिक बॉडी है। आज तो जस्ट इंट्रोडक्शन था, इसलिए हमने सिंगल बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम किए, और कुछ प्रॉब्लम जो अभी जो क्वेश्चंस किया बेटा काफी अच्छा क्वेश्चंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं वो भी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको हम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देंगे बेटा वो एक्चुअली है तो सिंगल बॉडी, लेकिन कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन ये कि एक रोप है, या इसको स्ट्रिंग भी कह सकते हो बेटा, लेकिन ये एक रोप है, एक रस्सी है जो परफेक्टली स्मूथ सरफेस पे ऐसे रखा हुआ। ये हमारा परफेक्टली स्मूथ सरफेस है। इस रोप का मास 10 kg और लेंथ 5 मीटर है। लेंथ क्या भाई 5 मीटर। मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कोई भी 1 मीटर लोगे तो हर जगह मास क्या है सेम है। तो ये हमारा रोप हो गया। इस पे इधर फोर्स लग रहा 100 न्यूटन और इधर फोर्स लग रहा हॉरिजॉन्टल फोर्स 200 न्यूटन। कितना लग रहा भाई, या 150 न्यूटन ले लेते बेटा, 150 न्यूटन। क्वेश्चन ये है फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन एक्सेलरेशन ऑफ रोप। पहला तो हमको ये निकालना है, दूसरा टेंशन इन रोप at distance 2 meter from right end राइट एंड से 2 मीटर पे टेंशन क्या है। जैसा हमने पहले ही कहा था बेटा, अगर मासलेस स्ट्रिंग होगा तो हर जगह टेंशन सेम होगा, लेकिन इस स्ट्रिंग का या इस रोप का मास है तो हर जगह टेंशन सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा। वो हमको टेंशन फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको कंसीडर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो बड़ा आसान बेटा, इस पूरे को हमने क्या ले लिया, एक सिस्टम ले लिया, और इस पूरे को एक सिस्टम ले लिया। तो जो दूसरे फोर्सेस लग रहे हैं वो क्या होंगे, एक तो इसका वेट 100 न्यूटन नीचे, और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन
अपवर्ड डायरेक्शन में कैपिटल N। ये हो गया हमारा FBD, चूज द सिस्टम। FBD 2 स्टेप होगा। मार्क द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, ये वाला फोर्स ज्यादा है तो एक्सेलरेशन इधर होगा, लेकिन आपने इधर मार्क कर लिया तो आंसर गलत नहीं होगा बेटा। ये हम करके दिखा रहे हैं, क्योंकि आपके दिमाग में होगा कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन उल्टा ले लिया तो होगा क्या, तो दिखाते इसको हमने एक्सेलरेशन इधर ले लिया। रिजॉल्व द फोर्सेस, कोई फोर्स नहीं रिजॉल्व करना, क्योंकि कोई भी एक्सेलरेशन से इंक्लाइंड नहीं है कोई भी फोर्स। अप्लाई F इक्वल टू M है, तो इस पे F इक्वल टू M में अप्लाई कर देते हैं। F इज इक्वल टू M A। अब M कितना है, 10 kg। A हमको निकालना है। एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो फोर्स है वो पॉजिटिव, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स है वो नेगेटिव, और एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर फोर्स को नहीं कंसीडर करना है। तो ये क्या आ गया भाई, 10A इज इक्वल टू -50, यानी A इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस साइन केवल ये इंडिकेट कर रहा है कि एक्सेलरेशन टुवर्ड्स राइट ना होके लेफ्ट में होगा। अगर आपने एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर मार्क किया होता तो वो फिर प्लस आता, आप अपने से करके देख लीजिएगा, यानी आपने जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन लिया वही सही है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। सब्जेक्टिव एग्जाम में अगर आप फिगर ऐसा ड्रॉ करते, ये नेगेटिव देते, तब भी टीचर सही मान के चलेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होगा बेटा तो वो या तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन पूछ रहा होगा, तो चाहे 5 है -5 है एक ही बात है, लेकिन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों पूछ रहा है, तो उस केस में इसको हम क्या लिखेंगे, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि हमने इधर लिया है और नेगेटिव आ रहा है, किधर होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट होगा। ये तो इसका हो गया भाई। सेकेंड पार्ट इसका टेंशन निकालना। तो अब ये टेंशन निकाला कैसे जाए, यही मेन समझना बेटा, इसको हम डिस्कस करते हैं। टेंशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इस रोप को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक्सेलरेशन निकालने के लिए रोप को, पूरे रोप को हमने एक सिस्टम लिया। क्यों, क्योंकि हर एक पार्ट का एक्सेलरेशन सेम था। सेकेंड पार्ट में हमको यहां से लेफ्ट एंड से 2 मीटर पे टेंशन निकालना था। हमको याद नहीं आ रहा बेटा लेफ्ट एंड से था या राइट, अच्छा राइट एंड से 2 मीटर पे था, तो राइट एंड से 2 मीटर पे, तो हम वही मान के चल रहे, राइट एंड से दिखा रहे हैं। तो राइट एंड से 2 मीटर का टुकड़ा हम ले लें रोप का, ये ऐसे हो गया, और इधर फिर 3 मीटर का बचेगा। इस साइड में फिर टुकड़ा कितना बचेगा भाई, 3 मीटर का बचेगा। तो 5 मीटर का रोप है और मास 10 kg है, तो 10/5 यानी 1 मीटर का मास क्या हो गया, 2 kg। 1 मीटर का मास क्या हो गया, 2 kg। तो इधर वाले का मास कितना हो गया, 2 मीटर का, यानी 4 kg। तो ये 4 kg का है, और ये वाला कितने का भाई, 6 kg का। अच्छा, एक्सेलरेशन तो दोनों का सेम होगा, और वो कितना होगा, 5 टुवर्ड्स लेफ्ट, अभी हमने निकाला है, तो उसको हम ध्यान में रखेंगे। बाकी चीजें हम कर लें। ड्रॉ FBD, तो 100 न्यूटन इधर लग रहा है। अब यही पे टेंशन हमको निकालना है, यहां से 2 मीटर पे निकालना ना भाई, ये आ गया। तो इस पार्ट पे टेंशन किधर लगेगा, अवे फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से अवे लगेगा बेटा, अलोंग द स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग ऐसे है, स्ट्रिंग या रोप जो भी है वो ऐसे ही है ना, तो रोप के अलोंग और अवे फ्रॉम द बॉडी, इसको हमने अलग सिस्टम लिया, इसको T मान ले टेंशन। बाकी mg यानी 40 न्यूटन इधर लग रहा होगा, और नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा होगा, कैपिटल N। एक्सेलरेशन हमको पता है भाई 5, तो ये हम लिख देते हैं यहाँ पे बेटा,
एक्सेलरेशन यहां दिखा दे, एक्सेलरेशन इसका क्या है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहीं से टेंशन निकल जाएगा, तो न्यूटन सेकेंड लॉ लगा दे। हमने क्या कहा था बेटा, F इक्वल टू m में न्यूटन सेकेंड लॉ कब यूज करते हैं, जब हमको फोर्स निकालना हो या एक्सेलरेशन निकालना हो। तो फोर्स हमको निकालना है, एक्सेलरेशन पता है, फोर्स निकालना, F इक्वल टू m में। राइट साइड पहले लिख लेते बेटा m4, a कितना है 5। अब लेफ्ट साइड लिखें तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो फोर्स है पॉजिटिव और उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स है नेगेटिव। तो T इज इक्वल टू क्या आ गया 120 न्यूटन। आप यहां से भी निकालेंगे तो वही आंसर आएगा, हम यहां से निकाल के दिखा रहे हैं। इसका एफबीडी कैसे बनाएंगे भाई, तो यहां पे टेंशन किधर लगेगा, रोप के इस पार्ट पे टेंशन इधर लगेगा। भाई टेंशन का डायरेक्शन क्या होता, अवे फ्रॉम द बॉडी अलोंग द स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग हमारा ऐसे है और बॉडी से अवे यानी इधर 150 न्यूटन इधर लग रहा है, mg यानी 60 न्यूटन इधर लग रहा। नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रहा, एक्सेलरेशन इसका इधर है। कितना दिया भाई, एक्सेलरेशन कितना निकाला था बेटा हमने 5, ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन इधर। F इक्वल टू एम ए अप्लाई कर लेते हैं, F इक्वल टू एम ए। m कितना है 6, a कितना है 5। एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है पॉजिटिव और एक्सेलरेशन के अपोजिट जो फोर्स लग रहा है नेगेटिव। तो 150 इसको इधर लेते हैं -30, इसको इधर लेते गए इज इक्वल टू T। तो T इज इक्वल टू क्या हो गया 120 न्यूटन। So this is the answer. So let us end our class here. Thank you for your attention. We will meet again in the next class. Take care of yourself. Sayonara, Godspeed and bon voyage.